साइंस पढ़ने चले हैं तो साइंस क्या होता है ये देखते हैं। साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग होता है। किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। सिंपल नॉलेज प्राप्त करना, जनरल नॉलेज प्राप्त करना तो जनरल नॉलेज की बात हो जाती है, वो जनरल नॉलेज कहलाता है। लेकिन जो सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त करता है वो साइंस कहलाता है। आखिर किस टाइप के नॉलेज को आप सिस्टमेटिक नॉलेज कहिएगा? तो जैसे मान लीजिए पेन से लिखने की बात, ये क्या शुरू में जब ह्यूमन मानव जब धरती पे आया होगा तो क्या वो शुरू से ही जान गया होगा कि इस टाइप से लिखा जाएगा? नहीं जाना होगा। उस समय बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना ओपिनियन दिए होंगे, लोग बोले होंगे कि ऐसे लिखेंगे, कोई कहा होगा ऐसे लिखेंगे, सब अपना अपना ओपिनियन बताया होगा। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद बताया कि नहीं इस प्रोसेस से लिखा जाएगा, और इस प्रोसेस को सारी दुनिया अपना रही है ना। देखिए ये जो नॉलेज है, ये जो किसी ने नॉलेज दिया, ये उसका सिस्टमेटिक नॉलेज है। इस नॉलेज को कोई चेंज नहीं कर रहा है। अभी तक कितना साइंटिस्ट आया, कोई चेंज करके इसका कोई नया प्रोसेस निकाल लेता है जिससे कि स्पीड बढ़ जाता है लिखने में? नहीं निकाल पा रहा है। क्या कारण? इस टाइप का नॉलेज आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टॉपिक पे प्राप्त करते हैं तो सिस्टमेटिक नॉलेज होता है, वही साइंस कहलाता है। तो साइंस का पार्ट तो आपका मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है। मैथ में आप किसके बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज प्राप्त करते हैं? कैलकुलेशन के बारे में, कैलकुलेशन करना पड़ता है वहाँ। केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल जो मेडिसिन में यूज होता है ना, हर तरह से बहुत सारा यूज होता है। जब केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा तो केमिकल में आपका हो जाता है ना, केमिकल में यूज करते हैं, आप जानते हैं पहले से। ऐसे किसी से भी पूछिएगा तो बताएगा केमिकल में यूज होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तीसरा होता है बायोलॉजी, बोटनी, जूलॉजी, पेड़ पौधे, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो आता है फिजिक्स, नेक्स्ट फोर्थ जो फिजिक्स है, ये किसके बारे में बताता है? इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं इसकी आइडिया नाम से नहीं पता चल रहा है। फिजिक्स बोलने से हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो हमें ये पहला वर्ड जानना हो। फिजिक्स में हम लोग नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना। आप फिजिक्स वर्ड भूल जाइए ठीक है, लेकिन नेचुरल साइंस नहीं भूलना है। नेचुरल फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल साइंस पढ़ने जा रहे हैं। तो नेचुरल वर्ड बोलने से तो हर कोई जानता है नेचर में क्या क्या होता है ना। नेचुरल फिनोमेना क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो वैसी फिनोमेना जो खुद से स्टार्ट होता है, खुद से समाप्त होता है ना, अपने आप शुरू होता है और अपने आप समाप्त होता है, वैसी फिनोमेना नेचुरल फिनोमेना कहलाता है। और जितना भी नेचुरल फिनोमेना है सबका कुछ न कुछ नियम होता है। बताइए ऐसा कौन सा फिनोमेना है जो अपने आप शुरू होता है और अपने आप समाप्त होता है? दिन से रात का होना है ना। दिन से रात होने में किसी भी पर्सन का मेन रोल कुछ भी होता है? नहीं होता, वो तो अपने आप चेंज होता रहता है। डे चेंजिंग ऑफ डे टू नाइट, चेंजिंग ऑफ वेदर, मौसम का बदलना, रात में तारे का टिमटिमाना, आंधी तूफान का आना, हवा का बहना है ना, स्टॉर्म का आना, तो ये सब क्या है? सब नेचुरल फिनोमेना है ना। सूरज का पूरब से उगना और पश्चिम में डूबना, कभी नहीं देखिएगा कि पश्चिम से उगकर और पूरब में डूब जाता हो, ऐसा नहीं होता। तो जितना नेचुरल फिनोमेना है सबका कुछ न कुछ नियम होता है। तो नेचुरल फिनोमेना और उसके नियम के बारे में पढ़ना ही फिजिक्स कहलाता है। समझ गए? तो ये लाइन हमें याद रहना चाहिए। नेचुरल फिनोमेना मैंने क्या कहा? वैसी फिनोमेना जो अपने आप शुरू होता है, अपने आप समाप्त होता है। ये एक लाइन अगर आपको याद रहा तो आप खुद से नया नया एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप कहिएगा कि सर ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आप तो डिफिनीशन जानते हैं ना। अगर वो एक लाइन भूल गए तो क्या आप एग्जाम्पल नया क्रिएट कर पाइएगा? नहीं हो सकता है। तो डिफिनीशन का मेन रोल होता है। जब आपको कुछ अच्छा करना है तो डिफिनीशन जो लिखवाया जाएगा उसको भी प्रायोरिटी आपको देना हो। ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर करना है, नहीं, वो जब आप जानिएगा तब ना उसको डिराइव कर पाइएगा। तो डिफिनीशन का मेन रोल होता है ना। तो वो जानते हैं तो एग्जाम्पल हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और साइंस पढ़ते हैं तो क्रिएटर बनना होगा, है ना, क्रिएट करना होगा। तो
ये सब आ जाता है अपने आप। फिर देखिए तो ये फिजिक्स कहलाता है। आइए फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं पहले वो बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है सिलेबस ऑफ 11th क्लास। सिलेबस ऑफ 11th क्लास। 11th क्लास का सिलेबस में सबसे पहला है कि बेसिक मैथ। ये जो होता है इसमें आपका इसे बेसिक मैथ कहा गया। बेसिक मैथ इसमें 3 पार्ट आ जाता है। बेसिक मैथ में आता है आपका वेक्टर। वेक्टर आता है। दूसरे में आता है डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन आता है और तीसरे नंबर में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आता है। ये 3 पार्ट, ये बेसिक मैथ। बेसिक मैथ बोलने से आप ये नहीं समझे कि आपके 6, 7 और 8 क्लास का मैथ नहीं है। ये आप अभी तक जो भी पढ़े हैं उससे अलग है, नया मैथ है, न्यू मैथ होगा, है ना, न्यू कैलकुलेशन होगा, न्यू टाइप का कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथ इसका नाम दिया गया और इसे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहा गया। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इसको क्यों कहा गया? देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर कुछ नहीं बोलूंगा तो आप तो मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे कि मैं कितना जानता हूँ, क्या हूँ, नहीं जान पाएंगे ना। उसी तरीके से लैंग्वेज का मेन रोल होता है किसी के बारे में जानने के लिए। यहाँ पर भी ये इसका फिजिक्स के लिए इसका मेन रोल होता है। इसके बिना हम फिजिक्स को समझ ही नहीं सकते हैं। ये फिजिक्स का लैंग्वेज है, इसलिए इसको कहा गया लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। सोचिए जरा ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है ना, इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे कहा गया लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है ये। इसके बाद आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, लेकिन यही छूट जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, कुछ करके रह जाइएगा। कॉपी भरने के लिए तो हजारों लड़का क्लास से कॉपी भर के जाता रहता, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा तभी जब आप सीखेंगे और प्रॉब्लम खुद से बनाएंगे। प्रॉब्लम बनाने की कैपेसिटी खुद से आएगी और वो तभी आएगी जब हम सीरियली सिस्टमेटिकली हम प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे। पहले बेसिक मैथ पढ़ेंगे, तभी आगे के फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, तब हमसे कंसेप्ट पकड़ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा ही। ऐसा नहीं कि जहां से स्टार्ट कर दिया जाए वहीं से आपको पढ़ने आ जाए, समझ में आ जाए, नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक मैथ जो है इतना इंपॉर्टेंट है, इसे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स भी कहा गया। देखिए ये वेक्टर है, ये तीनों पार्ट को एक स्पेशल नाम दिया, इसे कह दिया कि ये लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स होगा। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसे लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स कहा गया। अब आइए फिजिक्स के पार्ट। अब फिजिक्स का यहां से हम लोग चैप्टर लेकर है। इसका पहला चैप्टर आपको पढ़ना है यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड, देखिए यूनिट एंड डायमेंशंस होता है। दूसरे नंबर में होगा यूनिट डायमेंशन के बाद काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होगा। देखिए ये यूनिट एंड डायमेंशन इसको कभी भी पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, कभी भी पढ़ाया जाए तो वो समझ में आ जाता है स्टूडेंट। पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन होता तब ना उसके लिए दिक्कत होती है आपको। इसका किसी से रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन है किसका? काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक्स 100% बेस्ड होता है इस बेसिक मैथ। अगर बेसिक मैथ कोई बच्चा नहीं पढ़ा है
तो उसे काइनेमेटिक्स का 1% भी समझ में नहीं आएगा, महसूस नहीं होगा। वो लिख तो लेगा कॉपी में, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाएगा, नहीं सीख पाएगा वो। देखिए, अगर इस चैप्टर को हमें पढ़ना है तो ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है। सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंस को मैं बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंस जब जानेंगे तभी हम उसकी प्रायोरिटी देंगे और उसके अनुसार हम उसमें लगेंगे, है ना। तो देखिए, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और काइनेमेटिक्स जब आप सीखेंगे तो इस पे बेस्ड नेक्स्ट चैप्टर होगा। इस पे इसका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, ठीक। तो ये भी फुल्ली बेस्ड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेस्ड होता है काइनेमेटिक्स पे। जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझने के लिए हमें काइनेमेटिक्स समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, कुछ क्या कहा जाएगा नहीं समझ में आएगा। फिर फोर्थ नंबर में होगा फ्रिक्शन। फिफ्थ नंबर में होता है फ्रिक्शन के बाद आइए सर्कुलर मोशन। सिक्स नंबर में होता है वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। सेवन नंबर में होता है, देख लीजिए, कोलिजन। कोलिजन होता है। और 8 नंबर में होता है रोटेशनल मोशन। 8 नंबर में होता है रोटेशन। ये 7 चैप्टर हो जाता है, 8 चैप्टर होता है। इस 8 चैप्टर को कहा जाता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहा जाता है, इसे मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स में से जेईई मेन में आता है क्वेश्चन, इससे 9 क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 36 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जेईई मेन में आप जानते हैं ना, सबसे 45 या का ये कितना 30 क्वेश्चन रहता है। मैथ से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो सिर्फ ये पार्ट कंप्लीट करने पर, यानी 11th का 60% सिलेबस ये हो जाता है। इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, वो सब कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये पार्ट कंप्लीट करने का, यानी कि हम लोग 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और सारे चैप्टर से क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है, ठीक ना। ये जब समझेंगे तभी 12 का टॉपिक हमें समझ में आएगा, इसके बिना 12 का टॉपिक ही समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, समझ गए होंगे, इसे जरा नोट कर लीजिए। अभी कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो नोट कीजिए। तो जरा ये सिलेबस है, नोट कर लिए? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो देखिए, ये समझ रहे हैं कि इसके बाद कौन सा पढ़ने से सही रहेगा ना, ठीक। ओके, है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। वेक्टर को पढ़ने के लिए पहले हम लोग देखते हैं साइंस क्या होता है। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग होता है। किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। जनरल नॉलेज प्राप्त करना जनरल नॉलेज कहलाता है। जैसे आपका पेपर का पढ़ना, पेपर तो एक रिक्शा वाला भी पढ़े थे समझ में आ जाएगा उसे, है ना, उसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती। तो वो जनरल नॉलेज की बात हुई। जनरल नॉलेज में और साइंस में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है। साइंस होता क्या है, तो सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग है, किसी चीज के बारे में। तो आप यहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज किस किस के बारे में पता किया आपने, तो मैथ में कैलकुलेशन के बारे में, केमिकल के बारे में, फिर प्लांट के बारे में, है ना, प्लांट के बारे में, फिर आपका नेचुरल साइंस के बारे में पढ़े आप,
नेचुरल फिनोमेना के बारे में। ये सब अलग अलग पार्ट का हो गया, है ना। फिर आइए जो अभी मैं बताया आपको साइंस को और नेचुरल साइंस को पहले वो बताता हूँ, फिर क्वांटिटी समझाऊंगा कि क्वांटिटी क्या होता है। जब भी जैसे पहले ये लिख लेते हैं, तब अभी हम लोग को पढ़ना है वेक्टर। वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट आपको हम लोग स्टार्ट करेंगे, साइंस क्या होता है। साइंस, ठीक है। साइंस क्या होता है, is the systematic knowledge of anything किसी चीज के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना साइंस है, साइंस कहलाता है। इसमें इसके बाद क्या होगा, तो नेचुरल फिनोमेना क्या होता है। नेचुरल फिनोमेना वैसी फिनोमेना जो खुद से स्टार्ट होता है और खुद से समाप्त होता है, तो नेचुरल फिनोमेना कहलाता है। ये फिनोमेना which starts or terminates itself, ठीक, टर्मिनेट्स itself, ऐसे ही फिनोमेना को नेचुरल फिनोमेना कहेंगे। और इसका कुछ लॉ होता है, इट हैज सम रूल, सब कुछ रूल होता है। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका, तो चेंजिंग ऑफ वेदर, मौसम का बदलना, चेंजिंग ऑफ डे टू नाइट, देखिए स्टॉर्म, ब्लोइंग विंड, ये सब जो है ये सब नेचुरल फिनोमेना होता है। और इन सब का रूल होता है, बिना रूल का कोई नेचुरल फिनोमेना नहीं होगा। सबका रूल है, 12 घंटा दिन जब बीतेगी तभी 12 घंटा रात होगी। कभी नहीं देखिएगा कि दिन कभी 3 घंटे में समाप्त हो गई हो। तो जो भी नेचुरल फिनोमेना है, वेदर चेंजिंग में ऐसा होता है कि विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग आता है, फिर समर आता है, फिर रेनी आता है, ऐसे चेंजिंग होता है। कभी आप नहीं देखेंगे कि इसका ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाए, जैसे इसका कभी विंटर से रेनी नहीं आ जाए। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, इसका रूल है, लॉ है ना। प्रत्येक नेचुरल फिनोमेना का लॉ होता है, और इसी के बारे में पढ़ना तो फिजिक्स कहलाता है। तो आइए अब फिजिक्स को डिफाइन करेंगे कि फिजिक्स क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये बेसिक लाइन नेचुरल फिनोमेना याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग पूरे फिजिक्स में जो पढ़ेंगे तो नेचुरल साइंस के बारे में ही पढ़ेंगे ना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ने वाले हैं। और नेचुरल फिनोमेना ही क्या होता है नहीं जानेंगे तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। नेचुरल फिनोमेना क्या होता है जानते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, अपने से खोज सकते हैं, बना नहीं सकते खोज सकते हैं आप। तो देखिए अब फिजिक्स में क्या होगा, तो फिजिक्स किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है।
इसमें किसके बारे में आप पढ़ते हैं? नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं और इसके नियम के बारे में पढ़ते हैं। बस इतनी सी बात है। तो लिखेंगे इसे, इट इज द पार्ट ऑफ साइंस in which about natural phenomena and its laws are studied। इसके नियमों के बारे में स्टडी किया जाता है, यही फिजिक्स कहलाता है। समझ रहे हैं? तो फिजिक्स के बाद सबसे पहला वर्ड फिजिक्स में कौन सा आया? फिजिक्स तो जान गए, फिजिक्स क्या होता है ये सब समझ गए हैं। इसमें सबसे पहला खोज क्या हुआ? सबसे फर्स्ट खोज हुआ था इसमें, सबसे पहला खोज हुआ था किसके बारे में? मेजरेबल थिंग्स के बारे में। मापने की आवश्यकता पड़ी इंसान को, है ना? मापने की आवश्यकता जब पड़ी, जब किसी को किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी उसका खोज करता है वो, है ना? तो जैसे जानते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो वही बात है, जब आवश्यकता पड़ी तो वो खोज किया। क्या आवश्यकता पड़ी? किसी चीज को ये मेजर करने की आवश्यकता पड़ी। क्यों? मान लीजिए एक पेन है, इस पेन को 4 स्टूडेंट के बीच मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है और बिना मेजर किए हुए मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो किसी को ज्यादा किसी को कम दे दूंगा ना। तो इसके लिए उसे आवश्यकता पड़े कि नहीं, सबको बराबर मिलना चाहिए, तो मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने का वर्ड आया कहां से? यहीं पे प्रोड्यूस हुई बात ये कि मेजर करना होगा किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे। तो मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजरेबल थिंग्स पे सोचना शुरू किया। वो देखा कि पूरी दुनिया में जितने चीज मेजरेबल है उन सब के लिए कोई स्पेशल नाम रखिए, है ना? उसे आप मेजरेबल थिंग्स कहना सही नहीं रहेगा, कोई फिजिकल वर्ड होना चाहिए। तो उसको कहा कि एक क्वांटिटी है, जो भी चीज मेजरेबल होगा, वे सारे ऑब्जेक्ट जो मेजरेबल है, मापा जा सकता है, तो क्वांटिटी कहलाता है। अब कौन कौन सा चीज पूरी दुनिया का इतना सारा चीज मेजरेबल है, कैसे कोई याद रख पाएगा? इसे बताइए जरा, इसे तो कोई याद रख ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए भी उसने खोज किया और फिक्स कर दिया। उसने कहा कि नहीं, सिर्फ 7 टाइप का ही ऐसा चीज है जो मापा जाता है पूरी दुनिया में, ओनली 7 टाइप। आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल रियली सही कहा गया है सर, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। पहला हुआ मास। मास तो हमारे चारों तरफ है, हर छोटे से लेकर बड़े चीजों में सब में मास होता है, वजन होता है सब में ना। छोटे से लेकर बड़े चीज किसी को भी उठाइए उसमें मास होता है। दूसरा बोला लेंथ। लेंथ भी होता है, हर चीज में लेंथ है ना? सब चीज में लेंथ है, आप कोई भी चीज मेजर कीजिए उसमें लेंथ होगा। तीसरा होता है टाइम। टाइम तो हमारे हाथ में ही घड़ी रहती है, हम लोग टाइम देखते हैं ना, टाइम हो गया। चौथा हो गया करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी हमारे चारों तरफ है, हम जहां है वहां भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये 4th टाइप हुआ। 5th टाइप में कहा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, यानी प्रकाश की तीव्रता। ये जो बल्ब है कितनी लाइट दे रही है, कितना वोल्टेज की, कितने वोल्टेज की बल्ब है ना, उसके लाइट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लाइट को। और उसके बाद क्या आता है? तो टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी केल्विन में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को भी मापते हैं, रूम का टेम्परेचर कितना है। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप का होता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इसी सातों में सब सारा का सारा क्वांटिटी आ जाता है, इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो उसको मोल में मेजर करते हैं, मोल, उसका मोल से मेजर किया जाता है। केमिस्ट्री में उसको और भी अच्छी तरह समझाऊंगा मैं मोल कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ देखिए कि मोल मतलब क्या, एक एटम, एटम कितना छोटा पार्टिकल होता है। केमिस्ट्री का पहला वर्ड, पहला पॉइंट एटम से ही स्टार्ट करना है। तो एटम का जो, एटम को हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, एटम को काउंट किया जा सकता है। इसलिए वो एटम जो होता है वो इतना छोटा है, इसलिए उसे कहा गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट भी मोल होता है, मोल में मापा जाता है एटम। तो छोटे छोटे पार्टिकल को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। समझ गए ना? तो एटम के बारे में पूरा डिटेल में मैं आपको केमिस्ट्री वाले क्लास में भी समझाऊंगा। समझ गए ना? एटम, पूरा एटम के अंदर क्या क्या रहता है, क्या होता है, वो केमिस्ट्री का पार्ट में चलेंगे। समझ गए? और कोई दिक्कत? अभी तक जो समझाया उसमें कहीं दिक्कत नहीं ना है? ठीक, तो यही 7 टाइप हम लोगों ने देखा। कौन कौन? मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप का क्वांटिटी होता है। अब इसमें भी देखा गया कि ये क्वांटिटी में भी 2 टाइप का क्वांटिटी आया। एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में तो आप कह रहे हैं कि 7 टाइप ही होता है, और इसके बाद फोर्स भी मेजर होता है, एक्सीलरेशन भी मेजर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी मेजर होता है, वेलोसिटी भी मेजर होता है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है पूरे फिजिक्स में, कितना, कैसे वो सब भी क्वांटिटी होना चाहिए? सिर्फ 7 टाइप का क्वांटिटी कहा जा रहा है। तो हाँ, वो सब जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी नाम दिया गया उसका। क्यों डिराइव्ड नाम दिया गया? क्योंकि वो फंडामेंटल से निकलता है। अभी जो आप 7 याद किए हैं, 7 क्वांटिटी को कहा गया कि ये बेसिक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नाम होगा इसका। ये किसी पर, इसमें ये सातों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। कभी मास को आप लेंथ में मेजर कर सकते हैं, या लेंथ को कभी टाइम में मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सब इंडिपेंडेंट है। कभी किसी दुकान पे बोलिएगा कि 5 मीटर चावल दो मुझे, कोई आपसे टाइम पूछता है तो बोलिएगा कि 4 केजी बजा है? नहीं कर सकते हैं। तो ये सातों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए इसे फंडामेंटल कहा गया। लेकिन इसके अलावा जो क्वांटिटी आएगा वो डिराइव्ड क्वांटिटी नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल से बना हुआ है, फंडामेंटल को डिराइव करके लाया गया। कैसे लाया गया वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए कि कैसे फंडामेंटल पे डिपेंड करता है। अगर फंडामेंटल नहीं होता तो डिराइव को हम समझ ही नहीं पाते, डिराइव्ड क्वांटिटी को सीख ही नहीं पाते कि क्या होता है। तो चलिए इसे जरा नोट कर लीजिए, फिर क्वांटिटी को लिखवाता हूं। क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी वर्ड बाद में आया है, सबसे पहला आया मेजरेबल थिंग्स। ये सारी चीजें जिसकी मेजर किया जा सकता है, एवरीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जो भी मेजरेबल थिंग्स है उन सबको क्वांटिटी कहा जाता है। और क्वांटिटी, ये मेजरेबल थिंग्स तो बहुत सारा है पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में बहुत सारा मेजरेबल थिंग्स है, क्वांटिटी है वो कितना है? तो ये भी 7 टाइप का होता है, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहा गया। वो आपको मैं बताया हूँ क्या क्या हो जाता है। मास, लेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 टाइप का क्वांटिटी हो जाता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के श्रेणी में रखा गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी से इसे कहा गया क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये सातों में से कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना, इसलिए इसे फंडामेंटल क्वांटिटी नाम दिया गया। तो आइए पहले क्वांटिटी को लिखते हैं। क्वांटिटी, एवरीथिंग
which can be measured is called क्वांटिटी। इसे क्वांटिटी कहा जाता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मास होगा, लेंथ होगा, इसी टाइप से वेलोसिटी भी होता है। वेलोसिटी भी मेजरेबल थिंग्स है, फोर्स भी मेजरेबल थिंग्स है। तो ये सब क्वांटिटी है, लेकिन इस क्वांटिटी को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, क्वांटिटी इज टू टाइप्स। टू टाइप्स होगा। एक में फंडामेंटल क्वांटिटी, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है ऐसी क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, उसी को कहा जाता है क्वांटिटी which is independent। इंडिपेंडेंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी इसे ही कहते हैं। और लिख लेंगे इसमें इट इज 7 टाइप्स। ये 7 टाइप का होता है। कौन कौन होता है लिख लेते हैं। पहला मास, दूसरे नंबर में होगा लेंथ, तीसरे नंबर में होगा टाइम, चौथे में होगा करेंट, पांचवें में होगा टेम्परेचर, सिक्स नंबर में होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 नंबर में होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा। तो ये 7 टाइप का जो क्वांटिटी है ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके बाद इसमें जरा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो जाता है। फंडामेंटल के पार्ट में ही रहता है वो, जिसे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। There are also 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन है वो दोनों। तो फर्स्ट नंबर में है, एक नंबर में एंगल, कौन सा प्लेन एंगल। देखिए प्लेन एंगल हो जाता है। प्लेन एंगल करने का सेंस क्या हुआ। देखिए इस दोनों के बीच क्या एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। लेकिन ये प्लेन में है ना, एक सरफेस में है। कैसे सरफेस में है, ऐसे देखिए ये दोनों है ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूँ तो इससे एक सरफेस बन जाता है ना, इस दोनों के बीच एक सरफेस बन जाएगा। एक प्लेन के बीच का एंगल कहा जाएगा, तो प्लेन एंगल इसको कहा जाता है, जिसे थीटा से लिखते हैं। और मेजरमेंट भी करते हैं किससे, थीटा एंगल में होता है ये। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा होगा आपका सॉलिड एंगल। देखिए सॉलिड एंगल, लेकिन ये सॉलिड एंगल प्लेन एंगल नहीं है, ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल। ये कैसे होता है, देखिए जैसे आप कुल्फी खाते हैं, कुल्फी जब खाते हैं तो उसमें इसी टाइप का नाम रहता है फिगर। सॉलिड एंगल यहाँ का दिख रहा है ये, कोन टाइप का होता है, कोन। देखिए ऐसे
ये जो है तो ऐसे इसके बीच जो एंगल बनेगा यहाँ पर आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे, ये होता है इसका सॉलिड एंगल। समझ गए? ये एंगल जो है जो 3 डायमेंशनल है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही है। इसे सॉलिड एंगल कहा जाता है, सॉलिड एंगल इसी को। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से। ओम का सिंबल है, ऐसे सिंबल से। तो 2 क्वांटिटी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी रखा गया है ये ऐसा, ठीक। तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर डिराइव्ड क्वांटिटी की चर्चा करूंगा। डिराइव्ड क्वांटिटी लिखिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है इसमें? बना हो, फंडामेंटल पे डिपेंड करता हो, डिपेंडेंट क्वांटिटी भी इसे कहते हैं। कैसे फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा, देखते हैं कैसे होता है। तो ले लेते हैं एग्जांपल एक वेलोसिटी का। वेलोसिटी में क्या होता है, कैसे ये डिपेंड कर रहा है, ये हमें देखना है। देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे मेजर करते हैं बताइए? फंडामेंटल में से सोचिए, मास में, लेंथ में, टाइम में, करंट में, किससे मेजर करते हैं? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं थोड़ी के देर के बाद मैं यहाँ पे इधर मैं डिस्प्लेस हो गया। तो ये जो मैं यहाँ से वहाँ गया हूँ, इसको किससे मेजर कीजिएगा? मीटर में, केजी में या सेकेंड में? मीटर में ना। बोलिए कि सर 1 मीटर गए हैं, 2 मीटर गए हैं, 3 मीटर गए हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है लेंथ में मेजर किया जाता है। तो लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं लेंथ से। जैसे हम लिखेंगे लेंथ, ऊपर में होगा लेंथ और नीचे में होगा टाइम। तो कैसे इसको लिख सकता हूं मैं? L/T। जब बाहर जाएगा, T ऊपर जाएगा तो क्या होगा? T का पावर -1 हो जाता है। देख लीजिए, वेलोसिटी का क्या आया? LT इनवर्स हो गया। यानी वेलोसिटी कैसे बना है? लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। ये जब दोनों मिला है, जुड़ गया है, तब तो हमें वेलोसिटी समझ में आया है, वेलोसिटी मिला है हमें। वेलोसिटी कैसे मिला? फंडामेंटल के कारण। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता तो वेलोसिटी हम नहीं समझ पाते कि कहाँ से आया, क्या है ये हम जान ही नहीं पाते वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी के बाद आगे जरा देख लीजिए, एक्सेलरेशन की बात कर देते हैं। एक्सेलरेशन भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी को क्या आया है? LT इनवर्स आया है ना। LT इनवर्स और टाइम को T रखिए, ऊपर जाने पे L है, T जब ऊपर जाएगा तो T का पावर तो -1 है, और इस T को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -1। यानी होगा कितना? तो LT का पावर -2 होगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, ये पावर जो कैसे गया है ये सब ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी देखिए, लेंथ और टाइम जब मिला है तब आपको एक्सेलेरेशन बना है। लेंथ और टाइम से ही एक्सेलेरेशन बना है, यानी फंडामेंटल पे ही बेस्ड होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब नेक्स्ट एक्सेलेरेशन के बाद आ रहा है क्या? ये फोर्स का लास्ट एग्जांपल ले लेता हूँ। फोर्स के लिए क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो m लिखेंगे हम, और एक्सेलरेशन को तो LT इनवर्स 2 लिखेंगे। ये होगा कितना? mLT इनवर्स 2। देखिए, यहाँ पे फोर्स किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड किया? तो मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों को मिलने से ही हमें फोर्स मिला है। तो फोर्स ये सब किस पे डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे।
अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता तो हम नहीं समझ पाते ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। यही होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। आइए इसे डिफाइन कर लेते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी quantity which is derived by fundamental quantity or which depends upon फंडामेंटल, और जो फंडामेंटल पे डिपेंड करता है हो गया। बस इसका एग्जांपल में ये सब लिख देंगे, बहुत सारा एग्जांपल होगा, और वो क्यों होगा कैसे होगा प्रूफ करके हमें बताना पड़ेगा, तो ऐसे ही प्रूफ करके उसे दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसे जरा नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आ जाएंगे अब वेक्टर पे। डायरेक्शन के बेसिस पे क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे, इसके बाद वाला पॉइंट है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, पहले ही से जानते हैं आप लोग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसके बेसिस पे क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। डायरेक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफाई किया गया, क्वांटिटी तो पहचान गए हैं आप। अब क्वांटिटी को जरा देखिए, क्वांटिटी में डायरेक्शन के बेसिस पे क्या हो सकता है। कुछ क्वांटिटी ऐसा होगा जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, यही ना होगा। दूसरा यही होगा कि कुछ ऐसा भी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता नहीं और ना ही है वो, और कुछ ऐसा क्वांटिटी है जिसमें जो जो दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जांपल मैं बताऊंगा उसको। यही 3 पॉइंट हो सकता है, चौथा कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो यही तीनों पॉइंट का अलग अलग नाम रखा गया। पहला तो था कि कुछ क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। कौन ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये तो आप खुद से भी सोच सकते हैं, खोजिए खुद से। कौन होगा? मास। क्या मास में कभी डायरेक्शन आप बताते? कभी किसी दुकान पे बोलते हैं कि 4 kg चावल मुझे पूरब की ओर दो? नहीं बोलते। कोई आपसे टाइम पूछता है तो बोलते हैं 4 बजा है पश्चिम की ओर? नहीं बोलते। 4 बजा बोलते हैं, लेकिन पश्चिम पूरब नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है ना। तो वैसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है वो स्केलर नाम दिया गया, उसका एक स्पेशल नाम रखा गया, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। देखिए, मैं इवेंट से मैं नाम रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने पहले स्केलर क्वांटिटी बोला तब मैं आपको उसका डिफिनेशन दे रहा हूँ, नहीं। पहले हम लोगों ने क्वांटिटी को पहचाना, क्वांटिटी को हमें क्लासिफाई करना है। तो वैसा जो साइंटिस्ट किया वो हम लोग भी वैसे सोचेंगे, बिल्कुल। उसको क्लासिफाई करने में देखेंगे कोई बहुत सारा क्वांटिटी ऐसा जिसमें डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन तो क्लियर हमें भी दिख रहा है कि हाँ सर, मास में डायरेक्शन नहीं होगा, टाइम में डायरेक्शन नहीं होगा, आपका करंट में दिखता है, लेकिन वो खैर वो एक्सेप्शन में है, उसको छोड़िए। टेम्परेचर में नहीं होगा, है ना। वर्क में डायरेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं, हो सकता है। तो इसे कहा गया कि ये स्केलर क्वांटिटी के में रखा जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी का पार्ट होगा ये। इसमें एक एक्सेप्शन आ गया, इसमें एक एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन तो एक ही होता है,
एक्सेप्शन में आ गया क्या, करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आया, देखा गया कि करंट में डायरेक्शन है और फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी में है। ठीक, करंट में डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी में होता है। रुकिए उससे मैं बताऊंगा। पहले ही देखिए, मैं इस पे एक्स है, इसको पहले लिख लेते हैं। क्वांटिटी थ्री टाइप्स, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। ये टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन आवर सिलेबस। फिर भी इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे कि इसमें होता क्या है, कौन किस क्वांटिटी को आप कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि ये इंजीनियरिंग में जब जाइएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इंजीनियरिंग ऑफ मैकेनिक्स बुक में मिलेगा पढ़ने को, वहाँ पे पढ़ेंगे। तो टेंसर क्वांटिटी की बात है। पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर देते हैं। पहला पार्ट जो है वो स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो वेक्टर में चलेंगे। स्केलर क्वांटिटी वही है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, वो सारे क्वांटिटी को कहा गया स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये करंट को देखिए क्या होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट जो है ना ऐसे रहता है। मान लीजिए जैसे 8 एम्पियर करंट जा रहा है और जैसे 6 एम्पियर करंट जा रहा है इस वायर से, तो दोनों मिलाकर जैसे जा रहा है 14 एम्पियर करंट। 14 एम्पियर करंट 8 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर बराबर 14 एम्पियर करंट इससे क्रॉस कर रहा है ऐसे। तो ये हो जाता है स्केलर क्वांटिटी में। ये क्यों आया, इसमें तो डायरेक्शन है। ये इसलिए आता है कि एक और तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। वैसा क्वांटिटी जो सिंपली एडेड होता हो, ऐड करने का कोई रूल नहीं हो, सिंपली एडेड या सब्ट्रैक्टेड होता हो, तो स्केलर क्वांटिटी का में होता है ऐसा। वेक्टर अगर होगा तो सिंपली ऐड नहीं हो। वेक्टर और स्केलर का यही पहचान है। स्केलर का पहचान है कि जिसको सिंपली एडेड होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, चाहे इसमें डायरेक्शन रहे या ना रहे। डायरेक्शन रहने के बाद भी अगर सिंपली एडेड हो रहा है तो स्केलर का पार्ट है, वो वेक्टर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल आपके सामने है, इसमें डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि दूसरे लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका दूसरा रूल क्या है, सिंपली एडेड हो रहा है। देखिए दोनों करंट को सिंपली जोड़कर कह दिया, इतना करंट पास कर रहा है। अगर ये वेक्टर होता डायरेक्शन वाली बात तो सिंपली नहीं जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ने का रूल हम लोग पढ़ेंगे। पूरे वेक्टर में ये सभी हम लोग को पढ़ना है। तो ये मार्केबल पॉइंट है। स्केलर क्वांटिटी कैसे कहिएगा, वह क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। पहली बात ये जो कॉमन थिंग है, सारा स्टूडेंट जानता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो सिंपली एडेड होता है, सिंपली एडेड और सब्ट्रैक्टेड होता है, वो भी स्केलर क्वांटिटी ही होता है। डायरेक्शन रहने के बाद भी अगर सिंपली एडेड हो रहा है तो स्केलर क्वांटिटी का पार्ट है। आइए देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। एक क्वांटिटी which has no direction, or which is added or subtracted simply यानी algebraically। वो कहलाता है, एग्जाम्पल लिखेंगे
एग्जाम्पल में हो जाएगा मास, लेंथ, टाइम, ये सब आ जाएगा। एक्सेप्शन में एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो। डिस्टेंस में भी हाँ लेंथ आता है ना, तो लेंथ आ गया इसलिए उसमें भी नहीं हुआ, डिस्टेंस में भी नहीं हुआ। डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, होगा स्केलर में होगा, है ना। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारा खोज सकते हैं, खुद से आप खोज सकते। हाँ मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड तो कॉमन चीज है, वो तो सब में रहेगा, है ना। तो स्केलर उसके आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई नहीं किए हैं, वो कॉमन चीज है। बिना मैग्नीट्यूड का तो किसी को मेजर कर ही नहीं सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। किसी चीज को आप मापते हैं तो नंबर तो यूज करते ही हैं, 5 kg, 3 kg, 2 kg, तो 5, 3, 2 ये सब नंबर है जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। बात है यहाँ की डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, लेकिन डायरेक्शन की बात तो बहुत सारा हम जब इस डिफिनेशन को जानेंगे ना, तो एग्जाम्पल खुद से सोच सकते हैं और वही चीज आपके अंदर लाना है मुझे। वो जैसे ही आपके अंदर आ जाएगा, आप समझिए बहुत कुछ धीरे धीरे आगे की ओर आप बहुत बड़ा चीज खोज करने वाले हैं। आपके अंदर आ जाएगा उतना क्वेश्चन करने की कैपेसिटी, इसी से आएगा। अभी तो स्टार्टिंग में है हम लोग, तो यहीं से आप उसे स्टार्ट रखिएगा तब ना, कि हाँ सर ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, ऐसे। तो देखिए एक्सेप्शन तो अपवाद है जो एक ही होता है। एक करंट ऐसा क्वांटिटी है जो जिसमें डायरेक्शन है फिर भी ये स्केलर होता है, ऐसा दूसरा कोई क्वांटिटी ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये कैसे होगा, ये क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि देखिए सिंपली एडेड करने से भी इसका रिजल्ट मिल जा रहा है, इसलिए ऐसा होता है। क्या दूसरा एग्जांपल, क्या स्केलर क्वांटिटी में और कुछ हो सकता है? क्या होगा? क्या इस कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा भी है जो निगेटिव भी होता है, सब नहीं, कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जो निगेटिव भी होता है। क्या बताइए, मास निगेटिव होता है? कभी भी मास आप कभी किसी दुकान पे बोले -3 kg चावल दो मुझे, नहीं बोल सकते हैं। कभी आपसे कोई टाइम पूछता है तो बोलते हैं -3 बजा है, नहीं बोल सकते हैं। कोई चीज की लंबाई खरीदने, कोई रस्सी खरीदने जाते हैं, रोप खरीदने जाते हैं, तो बोलिएगा कि -3 मीटर रस्सी दो मुझे, नहीं बोल सकते हैं। तो निगेटिव सब नहीं होता है, लेकिन कुछ होता है। कौन निगेटिव? कौन होगा? वर्क होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बहुत सारा ऐसा है। तो वर्क कैसे नेगेटिव होगा, ये जरा सोचिए। जैसे हम सीढ़ी पे, अपने घर के सीढ़ी पे, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बात है वो 12 के टॉपिक है, 12 के टॉपिक में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का वो क्वांटिटी है। मेजरेबल थिंग्स जब बता रहे हैं तो क्वांटिटी तो हम पूरे फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी लिखवा सकते हैं ना, क्या? लेकिन उसको फ्लक्स कहा जाता है, ऐसे शॉर्ट में समझ लीजिए कि पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है, चार्ज रहता है, चार्ज से बाहर की ओर हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स निकलता रहता है, फोर्स लगता रहता है। तो वो किसी एरिया से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वही उसका फ्लक्स कहलाता है। ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, इसका एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। अभी सिर्फ नाम उसका जान लीजिए। अभी हमें देखना है कि वर्क निगेटिव कैसे होता है, ये देख लीजिए। एक एग्जांपल जान लीजिएगा निगेटिव कैसे होता है, तो बाकी का सब आएगा समझ में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को छोड़ दीजिए, जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके लिए हमको चार्ज समझाना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स समझाना होगा, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। ठीक, तो एक समय आने पे सब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए वर्क कैसे निगेटिव होगा। तो वर्क निगेटिव होगा, हम लोग जब खड़े हैं, जो आप जानते हैं उस एग्जाम्पल को मुझे बताना सही रहेगा। वही आप अगर 12 का टॉपिक पढ़े होते तब हम उसको अभी डील कर देते, डिस्कस कर देते, आपको समझ में आ जाता। लेकिन ऐसे सही नहीं रहेगा। आप वर्क को जानते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। हम लोग खड़े हैं तो हम लोग का नीचे की ओर अर्थ पृथ्वी हम लोग को अंदर की ओर खींची हुई है ना, धरती पर के सारे चीजों को पृथ्वी अपनी ओर फोर्स लगाकर खींची हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा कर ना।
वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, mg। हम सभी पे mg फोर्स नीचे लगता है ना, mg फोर्स नीचे लगता है। देखिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इस आदमी का नीचे की ओर वजन कितना है, mg, जानते हैं ना, नहीं पढ़े हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो वही चीज है, पृथ्वी हर चीजों को अपनी ओर खींची हुई है। तो ये बराबर G m1 m2/r² पढ़े होंगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था। लेकिन उस पे आगे आपका ये फोर्स जो अर्थ पे, ये मैन का वेट होता है, वजन कहलाता है। मैन का वेट क्या है, mg है। कोई भी आदमी जो खड़ा है वो अर्थ पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है ना। और वो आदमी सीढ़ी से नीचे ही जब जा रहा है, सीढ़ी पे खड़ा है और वो नीचे अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ना। इस पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और ये आदमी जा रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इसका नीचे हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क को कहेंगे हम पॉजिटिव। लेकिन यहीं पे कोई आदमी सीढ़ी पे खड़ा है, ये जाल नीचे की ओर है, mg फोर्स लग रहा है, और ये जा रहा है ऊपर की ओर, तो वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव। अपोजिट डायरेक्शन है ना, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ दिक्कत हो रही है क्या, तो अपोजिट डायरेक्शन का निगेटिव देते हैं। ऐसे वर्क, पावर, एनर्जी में भी जब आएंगे ना तो डिस्कस करेंगे। अब इसे क्वांटिटी को पहचानना सीखिए कि वर्क निगेटिव कैसे हुआ है। तो इसमें यही बात लिख लेंगे कि सम स्केलर quantities may be negative also, ये भी होता है, इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल में जरा सा लिख लीजिएगा, प्रेशर, प्रेशर हो जाएगा, सरफेस टेंशन होगा, ये सब स्केलर क्वांटिटी में आता है। इतना जानिएगा तो स्केलर क्वांटिटी का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। स्केलर क्वांटिटी की बात यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है किसका, वेक्टर का। जो वेक्टर आपका कम से कम 15 क्लास चलेगा। वेक्टर लंबा है, उसको ऐड करने का रूल पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का रूल पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करने का रूल पढ़ते हैं, है ना। फिर उसी का तो यूज है पूरे। हाँ, सरफेस टेंशन है। अच्छा, सरफेस टेंशन देखिए, प्रेशर का समझ रहे हैं। प्रेशर में तो फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना, फोर्स बाय एरिया होता है। जैसे आप देखते हैं किसी भी सरफेस पर, कोई भी सरफेस पे अगर सरफेस के एरिया को आप बढ़ा दीजिए, जैसे ये देखिए, ये नीडल है, ये नीडल है, ये नीडल इस बोर्ड के सरफेस पर बहुत छोटे पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वहाँ। अगर हम इसके नीडल के सरफेस को मोटा कर देंगे तो वहाँ कम फोर्स लगाएगा, तो वहाँ प्रेशर ऐसा कोई सरफेस है, ठीक, ये कोई सरफेस है। जब इसको हम वाटर में रखेंगे, वाटर में या कहीं भी रखते हैं, तो इस पे चारों ओर से इस पे फोर्स लगने लगता है। इधर की ओर, इधर से भी कोई फोर्स लगाता है, वाटर का सरफेस, वाटर का सरफेस इस पे फोर्स लगाएगा चारों ओर से। तो ये जो इसका शेप था, ये हल्का चेंज होकर के सिकुड़ करके इतना छोटा हो जाता है। ऐसा कभी देखे हैं कि नहीं,
होता है ना, बोलिए। पानी को सोख करके उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। ये सरफेस पर टेंशन आ गया, सरफेस में तनाव आ गया, टेंशन, सरफेस का टेंशन।